मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम जो बात कर रहे थे वो एनिलीन की बात कर रहे थे। और एनिलीन में अब तक हमने इसके बनाने की विधि और दो रासायनिक गुण देख लिए थे। अगर हम नेक्स्ट रासायनिक गुण की बात करें तो नेक्स्ट इसका जो आता है वो आता है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण काफी इंपोर्टेंट है इसका हैलोजनीकरण। देखिए, हैलोजनीकरण में आपको क्या याद रखना है, ये आपके पास एक एनिलीन है और जैसी एनिलीन की अभिक्रिया आप सपोज आप ब्रोमीन से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, ब्रोमीन से करा रहे हैं, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो एनिलीन का जो हैलोजनीकरण होता है वो दो कंडीशन में होता है। एक तो ये होता है जब आप इसमें ध्रुवीय विलायक ले रहे हैं। कैसा विलायक ले रहे हैं, ध्रुवीय। अगर आपके पास ध्रुवीय विलायक है जैसे H2, तो अगर आप एनिलीन का हैलोजनीकरण ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में कर रहे हैं, किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में कर रहे हैं, तो याद रखना हमेशा ये कहाँ पे अटैक करता है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा को किस पे, नाइट्रोजन पे एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है, जैसे OH हो गया, NH2 हो गया, आपके हैलोजन हो गए जैसे क्लोरोबेंजीन, तो ये सब अपना जो प्रोडक्ट बनाते हैं ये कहाँ पर बनाते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो ये याद रखना है, अगर आप एनिलीन का हैलोजनीकरण कर रहे हैं और आप इसमें ध्रुवीय विलायक डाल रहे हैं जैसे H2, तो याद रखना ये हमेशा अपना प्रोडक्ट कहाँ बनाएगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर बनाएगा। कहने का मतलब क्या है, तो आपको यहाँ पे 3Br2 लेना होगा क्योंकि हर कार्बन क्या रखता है, H। तो यहाँ से कितना ब्रोमीन आपके पास, 3 दूनी 6 ब्रोमीन है, 6 में से 3 ब्रोमीन 3 H के साथ क्या निकाल देगा, 3HBr, और जो 3 ब्रोमीन बचा है वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, आपका अटैच हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, NH2 Br Br और Br। तो नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहेगा कि एनिलीन का हैलोजनीकरण ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में करने पर क्या बनता है, तो क्या बनेगा, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। अगर यही एनिलीन का आप हैलोजनीकरण, ये आपके पास एक एनिलीन है और इसका हैलोजनीकरण आप कर रहे हैं, अब ध्रुवीय नहीं है, अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में, अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में, जैसे आपका CH2 या CCl4 की उपस्थिति में कर रहे हैं, तो आपको पता है कि एनिलीन जो NH2 ग्रुप है ये अपना प्रोडक्ट कहाँ बनाता है, ऑर्थो तथा पैरा पर। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हर कार्बन क्या रखता है, H। अब आपके पास कितनी ब्रोमीन है, 2, तो यहाँ से क्या होगा, ये H इस Br के साथ क्या निकाल देगा, आपका HBr, और एक क्या होगा, HBr निकल गया, ये H इस Br के साथ HBr निकाल देगा और ये ब्रोमीन एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक बार ये ब्रोमीन आपकी ऑर्थो पर और एक बार ये ब्रोमीन आपकी पैरा पर। कहाँ पर लग जाएगी, पैरा पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो पर क्या लगा, ब्रोमीन, तो ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, और इसका क्या नाम हो जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन। ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो आपको यही बात याद रखनी है कि अगर आप एनिलीन का हैलोजनीकरण, आप एनिलीन का हैलोजनीकरण ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में करते हैं जैसे H2O, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका प्रोडक्ट बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। और अगर आप अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में करते हैं तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और पैरा ब्रोमो एनिलीन। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें जो हम करेंगे, नेक्स्ट इसमें हम करेंगे इसका नाइट्रीकरण। अगर हम एनिलीन के नाइट्रीकरण की बात करें तो नाइट्रीकरण में हम किससे रिएक्शन कराते हैं, HNO3 से। किसकी उपस्थिति में कराते थे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या होता है, आपने क्या लिया, एनिलीन, और जैसे ही आप इसका नाइट्रीकरण करेंगे, नाइट्रीकरण HNO3 को मैंने पहले ही बता रखा है, जब भी आप नाइट्रीकरण करते हैं HNO3 को आप हमेशा HONO2 लिखिए। तो ये आपने HONO2 लिखा, किसकी उपस्थिति में, सांद्र
H2SO4। ये अभिक्रिया जो होती है ये आपकी 288 केल्विन पर होती है। अब ये कहाँ पे अपना प्रोडक्ट बनाता है, देखिए इसका नाइट्रीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब यहाँ पे क्या है, आपका H है, ये H इस OH के साथ आपका H2O निकालेगा, और जैसे ही H2O निकालेगा तो यहाँ से OH इस H के साथ, तो ये जो NO2 है, याद रखिए ये अपना जो प्रोडक्ट है ये ऑर्थो पैरा पे नहीं है, ऑर्थो पे भी, मेटा पे भी, पैरा पे, तीनों बनाता है। इसलिए आप एनिलीन का नाइट्रीकरण जरूर पढ़ के जाए। तो जैसे ही आपने नाइट्रीकरण कराया तो ये NO2 एक बार ऑर्थो पर, एक बार मेटा पर, और एक बार पैरा पर जाके अटैक। यहाँ पे इसका क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो, इसका मेटा और इसका पैरा। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, इसका मेटा नाइट्रो एनिलीन, और इसका पैरा नाइट्रो एनिलीन। और हम अगर ये कहें कि आपसे मुख्य उत्पाद कहाँ बनता है, तो याद रखिए ये आपका इस अभिक्रिया में 51% बनता है, ये आपका यहाँ पे 47% बनता है, और ये आपका यहाँ पे 2% बनता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रिकन इसका याद रखना। इस क्योंकि एनिलीन का जो नाइट्रिकरण है वो ऑर्थो और पैरा पे नहीं होता है, ये तीनों कंडीशन पे होता है। और सबसे ज़्यादा जो उत्पाद बनता है वो कहाँ बनता है, ऑर्थो पर। ऑर्थो पर 51%, बेटा पर 47, और पैरा पे आपका 2% बनता है। तो नाइट्रिकन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग इसकी आती है सल्फोनीकरण। अगर हम इसके सल्फोनीकरण की बात करें, सल्फोनीकरण, तो एनिलीन का जो सल्फोनीकरण है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सल्फोनीकरण में हम क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया सधूम H2SO4 से कराते हैं। सधूम का मतलब होता है 98% जब इसकी सांद्रता होती है H2SO4। तो हम क्या करते हैं, जैसी इसकी अभिक्रिया किसकी, एनिलीन की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, H2SO4 से। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, HSO4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से पहले एक लवण बनाता है, ये जुड़ जाता है क्योंकि नाइट्रोजन पे कैसा है, लॉन पेयर है, और जिस पे एकाकी इलेक्ट्रॉन होता है उसकी नेचर कैसी होती है, निगेटिव होती है। सॉरी, हाँ बिल्कुल सही बोला है, जिस पे लॉन पेयर होता है उसकी नेचर कैसी होती है, निगेटिव होती है। तो ये क्या करता है, अब H पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, HSO4 पे कैसा आ जाएगा, निगेटिव। तो इसकी नेचर जैसी निगेटिव है तो इस पॉजिटिव पे जाके अटैक करेगा। मैं पहले फिर से बोल रहा हूँ कि जिस पर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी नेचर निगेटिव होती है। अब ये निगेटिव क्या करेगा, मैंने H2SO4 को कैसे लिख लिया, HHSO4, तो इस पे जाकर अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक लवण बना लेगा, और क्या कंडीशन जनरेट करेगा, NH3, दो पहले से था कि NH3 HSO4, ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक लवण बन जाएगा। और जैसे ये लवण बना, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इसका पुनर्विन्यास करेगा। पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको, याद रखिए। जैसे ये पुनर्विन्यास करेगा तो ये अभिक्रिया 180 डिग्री सेल्सियस पे होगी। अब यहाँ पे कितने H हैं, 3, तो 3 में से 2 H इस O के साथ यहाँ से H2O निकाल देंगे। 3 H है, 3 H में से 2 H, कितने H, 2 H इस एक ऑक्सीजन के साथ क्या निकाल देंगे, H2O। अब हर कार्बन क्या रखता है, H, तो ये वाला जो H है ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। यहाँ पे अब तक कितना बच रहा था, NH, क्योंकि 2 H तो इस O के साथ चले गए। तो देखो क्या हुआ, जैसे ही आपने पुनर्विन्यास करा तो ये H इस NH के पास जाके क्या हो गया, NH2, यहाँ से वो निकल गया, तो यहाँ से कितने ऑक्सीजन बची, 3, तो SO3H, क्या बचा, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया ना इस O के साथ, तो क्या H के साथ, तो क्या बचा, SO3H। तो ये वाला जाके कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ से H निकला है, SO3H, तो ये बन जाएगा। और ये आपका क्या बन जाएगा, सल्फेनिलिक अम्ल, सल्फेनिलिक अम्ल। मैं फिर से बता रहा हूँ इस रिएक्शंस को, थोड़ा सा इसमें पुनर्विन्यास से प्रॉब्लम हो रही होगी। मैंने क्या कहा, ये आपके पास एनिलीन है, आपने H2SO4 को कैसे लिखा, HHSO4, इतना कर लेंगे आप। अब इस पर क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन है, जिस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन होता है उसकी नेचर कैसी होती है, निगेटिव। तो जब निगेटिव होती है तो ये निगेटिव इसके साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। तो NH3 पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और HSO4 पे कैसा आ गया, निगेटिव। अब हम क्या करेंगे, इसका पुनर्विन्यास करेंगे। पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है कि जो उसमें है
उसी को अरेंज करना। अब यहाँ पे जैसे 180 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होगी तो ये क्या होगा, यहाँ पे 3H है, 3H में से 2H इसकी एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या निकाल दे, H2O। अब हर कार्बन क्या रखता है, H, तो ये H यहाँ पे क्या बचा, NH, तो ये H इस NH के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, NH2। और यहाँ से क्या बचा आपका, एक ऑक्सीजन तो निकल गया H के साथ, तो यहाँ से क्या बचा, SO3H। ये SO3H कहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, पैरा में, और ये क्या बन जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं इसकी। नेक्स्ट जो अभिक्रिया इसकी आती है वो इसमें आती है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया मैंने पढ़ा दिया आपको नाम अभिक्रियाओं में, युग्मन अभिक्रिया। तो युग्मन अभिक्रिया में हम क्या करते थे, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड लेते थे। हम क्या पढ़ रहे हैं, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है आपका, NH2। और इसकी अभिक्रिया जैसे ही आप बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड से कराएंगे, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, क्या नाम है इसका, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। तो जैसे ही आप इसकी अभिक्रिया बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड के साथ कराएंगे, क्लोराइड, यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, यह अभिक्रिया हमेशा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी, अम्ल की उपस्थिति में होती है। और क्या होगा, ये H इस Cl के साथ यहाँ से क्या निकाल देगा, HCl, और आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या बचा आपका NH2, और यहाँ से बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड ने Cl अपना एनिलीन के H के साथ क्या निकाल दिया, HCl, तो यहाँ से क्या बचा है आपका N डबल बॉन्ड N, और ये बेंजीन, तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन, एजोबेंजीन ये एक डाई होती है, रंजक होता है। देखिए जहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाए वो हमेशा डाई का काम करता है, रंजक का काम करता है, रंगने का काम करता है, याद रखना इस पॉइंट को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस अभिक्रिया को। देखिए युग्मन अभिक्रिया में क्या होता है, आपने एनिलीन लिया, आपने एनिलीन लिख दिया NH2, हर कार्बन क्या रखता है, H रखता है। युग्मन अभिक्रिया में हमेशा किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। जैसे ही आपने इसके साथ रिएक्शंस कराई, ये H इस Cl के साथ क्या निकाल देगा आपका, HCl। ये अभिक्रिया युग्मन हमेशा अम्लीय माध्यम में होती है, आपने कराया। अब जैसे ही ये H इस Cl के साथ निकला तो यहाँ से क्या बचा आपका, ये कंडीशन बची, आपने ये लिख दिया, और यहाँ से जो बचा है वो आपने इसके साथ जोड़ दिया, तो पैरा अमीनो क्या बन गया आपका, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। किसका काम करती है, एजो डाई, किसका काम करता है, जहाँ पे डाई कंडीशन, डाई का मतलब क्या है, जहाँ पे N डबल बॉन्ड N आ जाए, वो हमेशा रंजक की तरह कार्य करता है, याद रखेंगे आप। और इसमें जो लास्ट अभिक्रिया होती है इसकी, वो इसमें अभिक्रिया किससे होती है, एल्डिहाइड के साथ, जिसमें क्या बनता है, सिप क्षार का बनना, सिप क्षार का निर्माण। ये अभिक्रिया बहुत आती है। क्या होता है, जब एनिलीन की अभिक्रिया किसी एल्डिहाइड से कराते हैं या एसिटल्डिहाइड से कराते हैं। अब एमीन क्या है आपका एनिलीन है, आप क्या पढ़ रहे हैं, एनिलीन, आपने लिख लिया। और इसकी अभिक्रिया जैसे एसिटल्डिहाइड से कराएंगे, एल्डिहाइड से, तो एल्डिहाइड क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं, तो एसिटल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO। अब मैं इसको इस तरह से लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको पता है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको समझाऊं तो CH3CHO की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्डेड जुड़ता है, तो इस कार्बन से ये कैसे जुड़ा है, डबल बॉन्डेड जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये O इस H के साथ यहाँ से क्या निकाल लेगा, H2O निकल जाएगा, और उससे आगे क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या बचा है, C6H5N डबल बॉन्ड CH और ये जो आपका बना इसको हम कहते हैं सिप क्षार। जब नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, एल्डिहाइड और एमीन से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो वो क्या होता है, आपका सिप क्षार होता है। तो आपका क्या बन गया है, सिप क्षार। क्या करा आपने इसमें, एनिलीन लिया, उसकी अभिक्रिया एल्डिहाइड से कराई, एल्डिहाइड का ऑक्सीजन एनिलीन के हाइड्रोजन के साथ H2O निकाल देता है, और जो आपका बचता है वो क्या बन जाता है, आपका सिप क्षार। तो ये मैंने एनिलीन आपका कंप्लीट कर दिया है। लास्ट लेक्चर में मैंने इसका बनाने की विधि बताई थी, दो क्या बताई थी, इसके रासायनिक गुण, और ये नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे एथिल एमीन के ऊपर बात करेंगे, किसके ऊपर बात करेंगे, एथिल एमीन। ओके, टेक केयर।